हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास, ये जो आपका सेकंड पेपर है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर दिया गया है आपका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 50 नंबर का। और ये बहुत ही स्कोरिंग है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा परसेंटेज आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक एक चैप्टर को डेली, आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की। सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ, आप लोग के लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ, तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा कैसी थी? भारत में जब शिक्षा अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, तो किस प्रकार से कैसे कैसे शिक्षा की शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली प्रचलित थे। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पहले जो ब्रिटिश शासक थे हमारे देश में, उनके द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली चल रही थी। सन 1937 में वर्धा योजना को सार्वभौम तथा निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, कब दी गई थी? 1937 में। नेक्स्ट, सन 1944 में शिक्षा के विकास के लिए सार्जेंट योजना बनाई गई थी। फ्रेंड्स, सार्जेंट योजना का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक सार्जेंट योजना बनाई थी। इसका मतलब कि भारत को इंडिया में 40 वर्ष के अंदर पूर्णतः क्या बनाना, सभी लोगों को साक्षर बनाना था। इसका मतलब क्या था कि जितने भी इंडिया के लोग हैं उनको पूर्णतः साक्षर बनाना, साक्षरता के दर को बढ़ाना था। ठीक है फ्रेंड्स, यही था सार्जेंट योजना का मतलब। देखिए फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश अपना संविधान लागू किया, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में अपना संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंध में ऐसी अनेक धाराएं, उपधाराएं तथा उपबंधों का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा हम स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रसार कर देश का नव निर्माण कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में किस प्रकार से बताया गया है। देखिए, संवैधानिक प्राविधान सबसे पहला है आपका आर्टिकल 21A। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 21 क या फिर अनुच्छेद 21 अ। देखिए इसमें क्या बताया गया था आर्टिकल 21A में कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 21 था इसमें यही बताया गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानूनों के अंतर्गत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके अंतर्गत होगा? राज्य द्वारा निर्धारित कानूनों के अंतर्गत होगा। ये आर्टिकल 20A में यही बताया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। जैसे आप यूपी में रहते हैं तो यूपी राज्य सरकार द्वारा ये निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आर्टिकल 21A क्या था? देखिए फ्रेंड्स, फिर बाद में जब 86वां संशोधन हुआ तो इसमें आर्टिकल 20A को 86वें संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछा कि आर्टिकल 21 को किस संशोधन में जोड़ा गया था, तो 86वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे
आर्टिकल 29 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है आर्टिकल 29 2। फ्रेंड्स जो आर्टिकल 21A है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा या वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 2। देखिए इसमें इसके तहत क्या बताया गया था, राज्य द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनसे किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। फ्रेंड्स देखिए आर्टिकल 29 2 में यही कहा गया था कि किसी भी, जैसे आप स्कूल में कोई भी बच्चा आता है उसको धर्म, जाति, प्रजाति या उसके भाषा के आधार पर आप उसको प्रवेश देने से रोक नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 29 में। मतलब इसका कहने का मतलब था आप बच्चे को बिना किसी भेदभाव किए ही आप स्कूल में उसको प्रवेश दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि इस धर्म का या इस जाति का या ये लैंग्वेज बोलता है तो उसको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 29 2 का यही था कि कोई भी बच्चा हो उसको धर्म, जाति, प्रजाति या भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। देखिए अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है, राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। फ्रेंड्स देखिए आर्टिकल 45 में ये कहा गया था कि जब हमारे राज्य में संविधान लागू जब से हुआ है उस समय से लेकर 10 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी राज्य के बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं, जो राज्य के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये किस में बताया गया था, आर्टिकल 45 में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया यहाँ तक। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया था कि जब से राज्य में संविधान लागू हो रहा है उस समय से लेकर 10 वर्ष के अंतर्गत ही सभी बच्चों को, वे बच्चे जो 14 साल के अभी नहीं हुए हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 45 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 343(1). देखिए 343(1) में क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होनी चाहिए, देवनागरी। संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या है, देवनागरी। फ्रेंड्स देखिए ये सीटेट में आपके क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। तो हिंदी जो है वो हमारा क्या है, राजभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी क्या है, हिंदी हमारा राजभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, और अगर पूछे कि हिंदी क्या है तो आप लोग उसको राजभाषा लगा के आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 51(a). देखिए अनुच्छेद 51(a) में क्या बताया गया है, अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा। देखिए फ्रेंड्स 51(a) में ये कहा गया कि जो अभिभावक है या फिर जो बच्चे का संरक्षक है वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 51(a) में। समझ में आ गया आप सभी को यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24। देखिए आर्टिकल 24 के तहत बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य कराना दंडनीय अपराध है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, इसके तहत अगर आप किसी बच्चे से कारखाने में या जोखिमपूर्ण कोई कार्य करवाते हैं तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप सभी को, सारे आर्टिकल समझ में आ गए। आर्टिकल 21(a) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 29(2) में, आर्टिकल 45
आर्टिकल 343 फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? बाल अधिकार। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? बाल अधिकार। बालक का अधिकार क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाल अधिकार में देखते हैं क्या दिया गया है। स्टार्ट करें। देखिए, प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक बालक को, सभी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा लेना उसका क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना क्या है? उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। ये बालक का अधिकार है, इसकी घोषणा कब किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ 20 नवंबर 1989 को, ठीक है, कि प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आई? ये कब घोषणा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। बालकों के अधिकार की घोषणा कब की गई थी? 20 नवंबर 1989 में की गई थी। नेक्स्ट है, इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। देखिए फ्रेंड्स, इस घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था? कि विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। जो बच्चे हैं उनका मूलभूत मानवीय अधिकार क्या है? उसको सुरक्षित करना ही इस घोषणा का मूल उद्देश्य था। और भारत सरकार इस घोषणा को कब एक्सेप्ट की थी? कब स्वीकार किया गया था भारत में? तो वो किया गया था 11 दिसंबर 1992 को। 11 दिसंबर 1992 को भारत में यह घोषणा स्वीकार किया गया था, जिसके निम्नलिखित बिंदु है। कौन कौन से बिंदु है बालक के अधिकार में? कौन कौन से बिंदु इस घोषणा पत्र में बालक के अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया था, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या है? बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। फ्रेंड्स देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है, तो उसके तुरंत बाद ही उसका पंजीकरण होता है और उसको राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में होता है तो यहीं से ये सारे सर्टिफिकेट उसको वहीं पे मिल जाता है। जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे का पंजीकरण होता है और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का, ये इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया था कि बच्चे का जब जन्म होता है उसका पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का ये अधिकार है बच्चे का। नेक्स्ट है, प्रत्येक बच्चे को अपने राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चा है उसको अपने राष्ट्रीयता, जैसे कोई बच्चा इंडिया का है तो वो उसकी इंडियन क्या है? राष्ट्रीयता है, और उसका नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का क्या है? अधिकार है। ये बच्चे का अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट है, बच्चों की माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। देखिए, बच्चे के जो माता पिता है उनके इच्छा के विरुद्ध बच्चों को अलग न करना, ये भी बच्चे का क्या है? अधिकार है। इस घोषणा पत्र में इसको भी रखा गया। नेक्स्ट है, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। देखिए, जो बच्चे के माता पिता हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार बच्चे को, हर एक बच्चे को दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बच्चे के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाए गए हैं।
देखिए, आप किसी बच्चे का अपहरण नहीं कर सकते, उसका क्रय विक्रय नहीं कर सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते। इसको रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा क्या कानून बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बच्चों को नशीले द्रव्य का प्रयोग करने से रोकना। ये भी इस घोषणा पत्र में दिया गया था कि बच्चे को, जैसे बच्चा छोटा है तो उसको नशीले पदार्थ से दूर रखना और उसके सेवन करने से बच्चे को रोकना। नेक्स्ट है यदि माता पिता या उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा है, उनके माता पिता हो गए या फिर जो उनके उत्तरदायी हैं, अगर वे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चे को टॉर्चर करते हैं या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ, तो राष्ट्र क्या करेगा, उन्हें संरक्षण देगा। ठीक है, ये भी इस घोषणा पत्र में कहा गया है। नेक्स्ट है लैंगिक शोषण से बचाना। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे जैसे कि जो लैंगिक शोषण से बचाना, जैसे कि जो भेदभाव करते हैं लोग, जो लिंग को लेकर भेदभाव करते हैं, उससे बच्चे को बचाना। ठीक है, जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चे के हित को ध्यान में रखना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करने जाते हैं तो ये रूल बनाया गया है कि केवल फादर या फिर कोई एक, जैसे कि बिना औरत के या फिर बिना मदर के कोई बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। केवल एक फादर बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसके साथ माँ होना ज़रूरी है। अगर लड़का और लड़की दोनों मिल कर के किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तभी वे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित में ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि कोई बिना माँ के किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। जैसे आप मान लीजिए अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो आप अपने वाइफ के साथ जाएंगे तभी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बच्चों को आर्थिक शोषण खतरनाक कार्यों से बचाना। बच्चा जो है वो आर्थिक शोषण से ना गुजरे और जो खतरनाक कार्य होते हैं जैसे चोरी करना और नशीले पदार्थ का सेवन करना, इन सब चीज़ों से बच्चों को क्या करना, बचाना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप सभी को। ये क्या है, बालक का जो अधिकार होता है, जो बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो अधिकार की घोषणा की गई थी, इसके तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देख लिया, क्या पढ़ लिया, बालक के अधिकार, बाल अधिकार क्या क्या है और घोषणा पत्र में बालक के किन किन अधिकारों को रखा गया है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, देखिए सार्वभौमिक शिक्षा, इसका मतलब क्या होता है। आपका टॉपिक ही दिया है सार्वभौमिक शिक्षा, तो सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेदभाव या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अन्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी बच्चे हैं उनको जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि के भेदभाव किए बगैर सभी को समान रूप से शिक्षा देना। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी बच्चे हैं, जिस भी प्रकार के बच्चे हैं, सभी को बिना भेदभाव किए समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा है। यही इसका अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सार्वभौमिक का मतलब क्या है, सबको समान रूप से लेकर चलना, सबको समान अवसर प्रदान करना, यही क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति। फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय बाल नीति। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार के बच्चों के हित के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई थी, तो कब की गई थी,
22 अगस्त 1947 को। तो डेट आप लोग अच्छे से याद करके रखा कीजिए। जो भी डेट दिया गया है आप लोग थोड़े थोड़े करके डेली क्लास अटेंड करेंगे और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डेट याद रखिए, ये ज़रूरी है। जैसे आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 22 अगस्त 1947 को की गई थी। जितने भी डेट दिए गए हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके अंतर्गत क्या बताया गया था, जो राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी इसके अंतर्गत क्या बताया गया था। देखिए इसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। एक बच्चे का, एक बालक का पूर्ण रूप से शारीरिक विकास, मानसिक एवं सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा, उसके लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ क्या होगी, इसके निर्माण के लिए इसमें उपाय बताए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बाल नीति में क्या बताया गया है कि बालकों का पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, किस प्रकार हम बच्चे के अच्छे विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, इसमें उसका उपाय बताया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान कराना राज्य का प्रमुख दायित्व है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से पूर्व ही, बालक के जन्म के पहले से ही या उसके बाद उसके विकास के लिए सेवाएं प्रदान कराना राज्य का प्रमुख दायित्व है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे के जन्म से पहले जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो आप लोगों ने देखा होगा आयरन के टैबलेट्स और जितने भी टीकाकरण होते हैं ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सेवाएं प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से पहला है बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान कराना, ये राज्य का क्या है, प्रमुख दायित्व है। नेक्स्ट है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरे में क्या बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आप लोगों को तो पता है कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना ये राज्य सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाना। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में क्या बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, फ्रूट्स दिया जाता है बच्चों को, तो वो किस लिए दिया जाता है कि बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम को चलाना, ये क्या है, राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाना, जो कि स्कूल में चलाया जाता है। बच्चों को फ्रूट्स दिया जाता है, बच्चों को खाना दिए जाते हैं, अच्छे खाना दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोषक तत्व की कमी ना हो। ठीक है, और बच्चे का विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो। नेक्स्ट है राज्य द्वारा बच्चों को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फ्रेंड्स देखिए, आप किसी भी बच्चे, ये अनुमति नहीं दी गई है कि आप किसी भी बच्चे से काम करवाएं या फिर जोखिमपूर्ण काम करवाएं। जो आप लोगों को पता है कि बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है, ये अनुमति नहीं दी गई है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्या है, राज्य को मादक पदार्थ के सेवन, उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार को
जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके सेवन से या फिर उनके उत्पादन से या फिर उनके व्यापार से बच्चों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। स्कूल में जैसे शारीरिक शिक्षा हो गया, योगा, खेल कूद और वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को क्या करना, प्रोत्साहन देना, उसको प्रोत्साहन देना। ये सारा क्या है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय बाल नीति। और ये राष्ट्रीय बाल नीति के घोषणा जो दी गई थी 22 अगस्त 1947 में जो राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा दी गई थी, इसके अंतर्गत ये सारी बातें कही गई थी कि किस प्रकार से राज्य सरकार को एक बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए इतने मेहनत से हैंड से अपने खुद के हाथों से लिख करके आप लोग के लिए नोट्स तैयार की हूँ और इसका नोट्स आपके ये जो चैनल है हाई फाई स्टडी, इसके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।